महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ लोग कुर्सी से पहचाने जाते हैं और कुछ ऐसे जो कुर्सी को पहचान देते हैं। और जिस दिन ये दूसरे किस्म का आदमी दुनिया से जाता है, उस दिन शोर नहीं होता, बस सब शून्य हो जाता है। अजीत पवार की दर्दनाक मौत के बाद महाराष्ट्र भी वही शून्य महसूस कर रहा है। पूरा महाराष्ट्र एक अजीब सी खामोशी में डूब गया है। राजनेता हो, अभिनेता हो या आम जनता, जिस चेहरे पर कैमरा गया वहां उदासी थी। कई अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और फपक फपक कर रो पड़े। शब्द तो मानो जैसे खत्म से हो गए थे। ये वो अजीत पवार हैं जिनके दुश्मन और दोस्त दोनों उन्हें दादा कहते थे। लोग मजाक में नहीं, यकीन के साथ उन्हें महाराष्ट्र का परमानेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहते थे, जो 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी न टायर्ड थे न रिटायर्ड, जिन्होंने विपक्षी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जो उनके चाचा थे, उनको मात दे दी थी। सत्ता के सबसे अस्थिर दौर में भी संतुलन को बनाए रखा था। फडणवीस और शिंदे जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को खींच रहे थे, तब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अपना हक जमाए बैठे थे। बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो आरएसएस से दूर थे, जो दर्शाता है कि अपनी वैचारिक रेखाओं को वो लांघ नहीं रहे थे। लेकिन किसे पता था कि जिस कसाव से राजनीति की कुर्सी को उन्होंने संभाल कर रखा था, वही कसाव की आखिरी कड़ी उनके विमान की कुर्सी से जुड़ेगी। मंत्रालय की कुर्सी आज भी वही है, लेकिन पहचान देने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। और इसीलिए आज महाराष्ट्र शून्य है। वो शून्य है यह सोचकर कि जिस अजीत पवार को वो उनकी घड़ी और कपड़ों से पहचान रहा था। अफसोसजनक बात यह कि वही पहचान से उनके शरीर की पुष्टि हुई, क्योंकि जिस विमान हादसे में उनकी मौत हुई, शरीर में पहचानने के लिए सिर्फ वो घड़ी बची थी। वो घड़ी जो एनसीपी की थी, वो घड़ी जो अब उनकी जिंदगी में समय को खत्म कर चुकी थी। ये कहानी अजीत पवार की है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अजीत पवार की आखिरी उड़ान में क्या क्या हुआ, कैसे भारत में कई बड़े नाम हैं जो विमान दुर्घटनाओं का शिकार हुए। हम आपको बताएंगे कि अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में क्या कद रखते थे, उनकी विरासत का आगे क्या होने वाला है, कौन है जो उनको आगे ले जाएगा, और बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास 10 मिनट है तो आप समय देकर सुन सकते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, देखिए 28 जनवरी 2026 की सुबह सब कुछ कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था। मुंबई से अजीत पवार का विमान जो है वो बारामती के लिए चलता है। अजीत पवार को लेकर बताया जाता है कि वक्त के पाबंद थे। सुबह लगभग 8 बजे उड़ान भरी। बारामती उनका घर था। वहां लोग सिर्फ नेता नहीं, परिवार का हिस्सा मानते थे। उन्हें पहुंचने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। रनवे तैयार था, मौसम ठीक था, कंट्रोल रूम में बातचीत भी सामान्य थी। लेकिन शायद किस्मत ने एक डरावनी कहानी लिख रखी थी। लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान रनवे से केवल 100 मीटर पहले विमान का संतुलन बिगड़ गया। फिर एक तेज धमाका हुआ और 2 टुकड़ों में विमान टूट गया। देखते ही देखते भीषण आग लगी। 8:45 के आसपास सब कुछ होता है। सवाल यह नहीं था कि विमान कहां गया, सवाल यह था कि दादा कहां है। कुछ देर बाद जवाब आया, लेकिन वो किसी बयान में नहीं, धुएं और मलबे की तस्वीरों में। हादसे में अजीत दादा, उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली और दोनों पायलट, जिसमें सुमित कपूर और उनके को पायलट शंभवी पाठक की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जो है जांच कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए उस लगाम का टूट जाना था जिसकी आदत पूरे राज्य को लग गई थी। अजीत पवार की जिंदगी का स्ट्रगल बाकी राजनेताओं जैसा नहीं था। बाकी राजनेताओं को विरोधी पार्टियों से लड़ना होता है। अजीत पवार की सबसे बड़ी लड़ाई उनका सरनेम थी। शरद पवार का भतीजा होना एक वरदान था, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भी आया था और ये बोझ ही बन रहा था, क्योंकि वो उस पहचान से आगे निकल नहीं पा रहे थे। 22 जुलाई साल 1959 को जन्मे अजीत ने कम उम्र में अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था। साल 1991 में पहली बार लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ली।
फिर जल्द ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आ गए। 91 से लेकर 2024 तक लगातार विधायक रहे, जो बताता है कि जमीन पर उनकी पकड़ रही। वे सिर्फ सत्ता खिलाड़ी नहीं थे, 2022-23 में विपक्ष के नेता के तौर पर भी धार दिखाई। 6 बार डिप्टी सीएम के तौर पर रहे। यह साबित किया कि सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद में बड़ी ताकत है। शरद पवार ने राजनीति को शतरंज की चालों की तरह चला, लेकिन अजीत पवार ने उसे कुशल मैनेजर की तरह चलाया। अजीत पवार और बीजेपी का रिश्ता भारतीय पॉलिटिक्स के सबसे रोचक कहानियों में से एक है। आपको याद होगा वो धुंधली सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी और राजभवन में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वो अर्ली मॉर्निंग शपथ आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सत्ता साझेदारी के इस खेल में अजीत पवार ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड कि मुख्यमंत्री चाहे जो हो, डिप्टी सीएम तो अजीत पवार रहेंगे। हालांकि सत्ता के साथ विचारधारा को भी रखा और हमेशा साफ लकीर खींच के रखी। वो इस सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बीजेपी की विचारधारा का हिस्सा नहीं थे। सत्ता में रहते हुए भी आरएसएस से एक उचित दूरी बना रखी थी, जो दर्शा रही थी कि सार्वजनिक तौर पर कभी भी अपनी प्रेरणा को, अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जब दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हो, वहां पर तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन अजीत पवार ने इस मुश्किल समीकरण में भी अपनी जगह को थाम कर रखा। जरूरत पड़ने पर कठोर होते, जरूरत पड़ने पर लचीले होते, कई बार दोनों को साथ लेकर आते। फडणवीस की चतुराई और शिंदे की लोकप्रियता के बीच अजीत पवार उस फेविकोल की तरह थे जिसने सरकार को जोड़कर रखा था, और उनकी ये राजनीतिक पकड़ उनके बयानों में भी झलकती है। वो बयान आज भी लोगों के जहन में है। जब उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा, तो कहा बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं तो डिप्टी सीएम रहूंगा, और फिर सब हंसने लगे। वो जो एक बहुत ही हाई इंटेंस माहौल था, वो नॉर्मल हो गया। शपथ है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूं। ये उनका आत्मविश्वास था कि सत्ता का समीकरण चाहे जो हो, महाराष्ट्र को चलाने के लिए उनकी जरूरत हमेशा रहेगी। पर बड़े दुख की बात है कि जिस कसाव ने उन्हें राजनीति में मजबूत रखा, उसी कसाव की भाषा में उनकी आखिरी यात्रा खत्म हुई। विमान की सीट बेल्ट एक ऐसा प्रतीक बनी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अजीत पवार की मौत ने एक पुराने सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों देश के कई ताकतवर चेहरों को हमने हवाई हादसों में खोया। यह फहरिस्त बहुत लंबी, दर्दनाक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, 1966 में एक विमान दुर्घटना का शिकार हुए। हालांकि तब सीधे सीधे सीआईए पर आरोप लगे थे। संजय गांधी 1980 में युवा कांग्रेस के कद्दावर नेता, इंदिरा गांधी के बेटे, उस दौर के सबसे ताकतवर व्यक्ति, वो एक दुर्घटना का शिकार हुए। माधवराव सिंधिया, ग्वालियर के महाराजा, दिग्गज नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, केंद्रीय मंत्री, वो दुर्घटना का शिकार हुए। वाईएस राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री, वो दुर्घटना का शिकार हुए। जनरल विपिन रावत, अभी 2021 में भारत के पहले सीडीएस, वो एक दुर्घटना का शिकार हुए। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जो लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे, जिस घटना ने पूरे देश को झकझोरा था। और अब अजीत पवार। अजीत पवार जिस विमान में थे, यह विमान 2023 में भी मुंबई में फिसल गया था। हालांकि तब सब बच गए थे, लेकिन 2026 की इस सुबह मौत ने कोई मौका नहीं दिया। और जब ऐसे हादसे होते हैं तो सिर्फ एक इंसान को देश नहीं खोता, बल्कि काम करने का एक बड़ा विजन भी खो देता है। हम ये नहीं कह रहे कि यह साजिश है, लेकिन यह अफसोसजनक है कि देश ने कई महत्वपूर्ण लोगों को विमान हादसे में खो दिया। अब बात बारामती कर लेते हैं। बारामती वो शहर है जिसके लिए अजीत पवार सिर्फ विधायक नेता नहीं थे, वो उनके परिवार के सदस्य जैसे थे। सड़क, स्कूल, नहरों में उनकी मेहनत दिखती है। और इसी लोग कह रहे हैं कि दादा ने सिर्फ विकास नहीं, अपनापन दिया था। वहां के लोग काफी भावुक हो गए। लेकिन अब सवाल है कि विरासत है क्या, एनसीपी है क्या? और यह दुखद भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स यही है। अजीत पवार मर गए, लेकिन सियासत तो चलेगी, एनसीपी रहेगी। अब एनसीपी किसकी? क्या शरद पवार
पूरा कंट्रोल कर लेंगे सुप्रिया सुले के साथ, या अजीत पवार के साथ जो लोग हैं वो इसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अजीत पवार के अचानक जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ वो गहरा हो गया है। सवाल यह है कि अब उनकी विशाल विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? क्या उनके बेटे जय पवार या पार्थ पवार राजनीति के इस कांटों भरी धुरी को थाम पाएंगे? बारामती की जनता अब जय और पार्थ में दादा की झलक ढूंढेगी, जो रफ्तार और सख्त प्रशासन के लिए जानी जाएगी। अजीत पवार जिस एनसीपी को लीड कर रहे थे, उसके भीतर अब नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। कई बड़े नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल जैसे, सुनील तटकरे जैसे, लेकिन क्या वो उस एकजुटता को बरकरार रख पाएंगे जो दादा के नाम पर टिकी थी? क्या यह महाराष्ट्र सरकार पर भी असर करेगी, फडणवीस शिंदे सरकार पर? अजीत पवार उस सरकार के प्रशासनिक इंजन थे, उनके बिना डिलीवरी पॉलिटिक्स का मॉडल भी धुंधला पड़ सकता है। खैर, निष्कर्ष यही है कि अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति का अंत नहीं है, लेकिन उस काम करने के तरीके का अंत जरूर है जहां सख्ती और रफ्तार ऊपर थी। राजनीति में शोर आएगा, बयानबाजियां होंगी, गठबंधन बदलेंगे, लेकिन अजीत पवार नहीं होंगे। 66 साल की उम्र में जब अपने अनुभव के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे तो वो इस दुनिया से चले गए। कुर्सी वही, मंत्रालय वही, लेकिन अब पहचान देने वाला व्यक्तित्व महाराष्ट्र के लिए नहीं है। महाराष्ट्र ने अपनी राजनीति की वो मजबूत धुरी खोई है जो सबको रास्ता भी दिखा रही थी, स्थिरता भी दे रही थी। और अब सभी महाराष्ट्रवासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से हम यही कहेंगे कि अलविदा दादा, आपकी कुर्सी खाली हो गई, लेकिन महाराष्ट्र और देश की यादों में आप हमेशा बसे रहेंगे। ओम शांति। जय महाराष्ट्र।